first of all, let us understand how the series combination for a capacitor works out. So the series combination of the capacitors will look like this. आप देख सकते हो इस तरीके से एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ में जोड़ा जाता है। तो यहाँ तीन कैपेसिटर्स हैं बच्चों। तो आपने ये देखा है कि कैपेसिटर का एक एंड दूसरे कैपेसिटर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होता है। इसी तरीके से इसका जो सेकंड एंड है इट इज़ कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ द थर्ड कैपेसिटर। तो इस तरीके से वन आफ्टर अनदर। तो आपने ये देखा था रजिस्टेंस के अंदर भी, व्हेन द रजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज मीन्स व्हाट, दिस इज फर्स्ट रजिस्टेंस, दिस इज सेकेंड रजिस्टेंस एंड दिस इज थर्ड रजिस्टेंसेस। सो सिमिलरली कैपेसिटर्स में भी इसी तरीके से फॉलो हो रहा है। सिर्फ इतना है कि हमने रजिस्टर्स की जगह पे कैपेसिटर्स को रिप्लेस कर दिया है। ओके, सो एज यू कैन सी these three capacitors are now in series. So let us see how the combination works out. तो आपने ये देखा है कि conventional direction of the current, actually the current, you know, it follows from the negative terminal. Current in the sense the flow of the electron is from negative terminal to the positive terminal. Like this the current of the electron should follow. But conventionally we have taken the direction of current as opposite to the direction of flow of electrons. That means that if we have to show how the current will flow, then we have to take the positive terminal which is the greater, the terminal which is shown by the बिगर लैग। ओके, सो ये जो बड़ा वाला जो आपको टर्मिनल दिख रहा है ये पॉजिटिव होता है। तो इफ़ वी आर टॉकिंग दैट द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज लाइक दिस, द करंट फ्लोज लाइक दिस, दैट मीन्स दैट एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ऑल राइट, बट वी हैव टू शो द डायरेक्शन कन्वेंशनली ऑफ द करंट एज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमारी जो एक्चुअल डायरेक्शन होगी करंट की वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में है ना। सो लेट अस से आई इज़ द करंट विच इज़ फ्लोइंग इनसाइड इट। तो द आई विल फ्लो इन दिस वे एंड देन इट विल कम लाइक दिस। बट एक्चुअली यू शुड रिमेंबर दैट the electrons are flowing in this direction. Okay, so the electrons flow from negative terminal to the positive terminal, but conventionally we will always take the direction of current to be opposite to the direction of flow of electrons. Okay, so this you have already read in your earlier classes, in your class 10th and 11th, in 10th especially you have read when you read the chapter electricity, right? So now we will be studying about how the capacitance of three capacitors connected in series will be like. Okay, so let us see that. Okay, तो आपने यहाँ देखा, तो जब भी कैपेसिटर्स जो होते हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो तीनों कैपेसिटर्स में एक जैसा फ्लो हो रहा है ना। करंट की डायरेक्शन तीनों कैपेसिटर्स में करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है, एज वी नो दैट करंट इज इक्वल टू व्हाट, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन्स I इज़ इक्वल टू वॉट, I इज़ इक्वल टू Q अपॉन T। अब क्योंकि मैंने ये बताया कि सारा करंट इसमें इसमें और इसमें सब कांस्टेंट है, तो ये जो चार्ज है ये भी सभी कैपेसिटर्स में सेम रहेगा। जो चार्जिंग होगी कैपेसिटर्स की वो भी सेम होती है। यही कारण है कि हमारे जो कैपेसिटर्स हैं उस सभी कैपेसिटर्स में इक्वल चार्जेस डेवलप होते हैं। So we can say that in the first capacitor also the charge will be Q, in the second also the charge will be Q, and in the third also the charge will be Q. All right, now talking about the potential. तो आपको ये पता है कि क्योंकि टर्मिनल्स जो हैं वो डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड नहीं हैं, इसीलिए इन पे जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं सभी कैपेसिटर्स पे वो भी अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस कैपेसिटर C1 के अक्रॉस, ये जो कैपेसिटर है C1, इसके अक्रॉस लेट अस से द पोटेंशियल डेवलप्स इज V1, इसके अक्रॉस लेट अस से द पोटेंशियल डेवलप इट V2, एंड थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस इज V3। इन तीनों का जो सम होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट
overall should be equal to the total potential of the battery. All right, so this is equal to what? This is equal to V. So what all things you have to consider now? First thing, सबसे पहला आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि चार्ज इज सेम. ओके, सो द चार्ज इज सेम, दैट मीन्स इसके अक्रॉस जो चार्ज है दैट इज ऑल्सो क्यू, C2 के अक्रॉस जो चार्ज है दैट इज ऑल्सो क्यू, एंड C3 के अक्रॉस जो चार्ज है दैट इज ऑल्सो क्यू. सो चार्ज इज सेम इन ऑल द थ्री कैपेसिटर्स. ओके, क्योंकि करंट सेम फ्लो हो रहा है. नेक्स्ट आता है पोटेंशियल. पोटेंशियल अभी हमने देख लिया, क्योंकि ये जो एंड है वो डायरेक्टली इस नेगेटिव एंड से नहीं जुड़ा हुआ है. देख रहे हो आप, इसका नेगेटिव एंड जो है वो इस नेगेटिव एंड से नहीं जुड़ रहा, वो इसके पॉजिटिव एंड से जुड़ रहा है. इसका मतलब पोटेंशियल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दीज थ्री कैपेसिटर. तो इसलिए इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ V1, यहाँ V2 और यहाँ V3 होता है. ठीक है, वो सब सेम नहीं होगा. ओके, so second point is potential difference gets distributed. Okay, and how it get distributed? Inversely proportional to capacitances. Why inversely proportional to capacitance? We know that Q is equal to what? Q is equal to C into V, right? So since the charge is constant, Q is constant, so what is changing? Capacitance is changing and potential is changing. All right, so if I am talking about V1, so V1 should be equal to what? V1 is equal to Q upon C1. तो यही यहाँ पर आपने ये देखा, क्योंकि चार्ज Q को हमने कांस्टेंट रखा था, तो V1 किसके प्रोपोर्शनल हुआ? V1 इज प्रोपोर्शनल टू C1. ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंसेस. तो यही लैंग्वेज में लिखा हुआ है दैट द पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंसेस. ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रखना है. फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखोगे? पहला पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन में ये याद रखना है कि जो चार्ज है वो सब में सेम है. यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी Q है. ओके, और क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंसेस कैसे वेरी कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंसेस वेरी कर रहे हैं, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंसेस. तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंसेस. सो लेट अस से नाउ दैट द कैपेसिटर 1 इज हैविंग द पोटेंशियल ऑफ V1, C2 is having a potential of V2 and C3 is having a potential of V3. And when we are going to add this all, so यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव से ये कनेक्टेड है और यहाँ वाला ये एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो पोटेंशियल्स हैं इनको ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा इक्वल V के. ओके, सो हियर यू कैन सी that V is equal to V1 plus V2 plus V3. Okay, we know that V is equal to Q upon C, Q is equal to CV, so V is equal to what? Q is equal to CV, so V is equal to what? Q upon C. Okay, so putting V की जगह पे हम क्या रख देंगे? ये V1 plus V2 plus V3, एंड Q तो कांस्टेंट हुआ तो C को रिप्लेस कैसे करोगे? C1 C2 C3 से. अब हम ये देख लेते हैं. So V1 will be equal to what? So putting here V1 will be equal to Q upon C1, V2 is equal to Q upon C2 and V3 is equal to Q upon C3. Alright, now putting the values. So if when we are going to put the value, so we will find that this V की जगह पे मैं क्या रख दूँ? V1 प्लस V2 प्लस V3 रखूँ, तो इसका मतलब Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 हो जाएगा, है ना? सो दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? Q अपॉन C. सो वी कैन से दैट Q अपॉन C इज इक्वल टू, तो ये आपने ये देखा, ये क्या है? ये है इक्वल टू V1, दिस इज इक्वल टू V2 एंड दिस इज इक्वल टू V3. इन सबको मैं ऐड करूँगा तो किसके इक्वल होना चाहिए? V के. पर V किसके इक्वल है? Q अपॉन C. तो Q अपॉन C ये रहा. तो ये बात आपको समझ आई? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. इनकी वैल्यू अपन ने पुट कर दी है ना, V1 V2 और V3, और V की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी. ऑलराइट, सो टेकिंग Q एज कॉन्स्टेंट, व्हाट वी विल गेट? we will get that 1 upon C is equal to 1 upon C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। जहाँ रेजिस्टेंस के केस में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, पर कैपेसिटेंस के केस में हमने देखा कि सीरीज़ के अंदर कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है, क्योंकि इट इज़ इन्वर्सली एडिंग अप, है ना, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंसेज ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल रिड्यूस, ओके, इट विल डिक्रीज। सो अगर देर आर सपोज देर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स यानी कि ये कहाँ तक चलेगा, प्लस 1/C3 C4 C5 कहाँ तक जाएगा, 1/Cn तक। सो i इज इक्वल टू n, i इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है ये, i इक्वल्स टू n तक, और ये फॉर्मूला बन गया। समीशन का मतलब यू हैव टू ऐड इट, ऑलराइट। सो इट इज़ लाइक दिस, it is like this, 1/C1 plus 1/C2 and it is going up to what end, plus 1/Cn। तो इसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, इस तरीके से लिख रहा हूँ, ऑलराइट, ओके। So here we have to remember this, that the reciprocal of the effective capacitance is, it is the reciprocal of the effective capacitance is, it is the sum of the reciprocals of the individual capacitance, okay। And one more thing, that it always decreases। तो ये point important है ना, that the series combination is less than the individual capacitors, इंडिविजुअल कैपेसिटर से ये कम होगा। इसको आप करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप लेट अस अज्यूम दैट कैपेसिटेंस को 1 ले लें, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड। लेट अस से C1 इज इक्वल टू 1, C2 इज इक्वल टू 2 एंड C3 इज इक्वल टू 3। सो 1 2 एंड 3 अगर हम लेते हैं तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। सो इनको आप एडअप करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, दैट मीन्स दिस शुड बी इक्वल टू, एलसीएम इज 6, सो इट विल बिकम 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 प्लस, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 इधर जगह कम है तो हम लोग इधर लिख लेते हैं। सो इट इज़ इक्वल टू व्हाट, 9 प्लस 2 इज़ 11/6। कितना आ जाएगा, 11/6। ये किसके इक्वल हुआ, 1/C के। तो C किसके इक्वल हुआ, 6/11। किसके इक्वल हो गया, 6/11। पर ये जो 6/11 है ये किससे छोटा है, ये आपका जो सबसे कम कैपेसिटर था, कैपेसिटेंस था, उससे भी छोटा है। तो ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट है 1 2 और 3, आप ये देख रहे हैं जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आया है वो इन तीनों से छोटा है, यानी सबसे जो छोटा है उससे भी छोटा है। तो इसीलिए ये जो लास्ट लाइन में जो लिखा हुआ है, इट इज़ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज़ लेस देन द लीस्ट, जो सबसे कम कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज़ में उससे भी जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस व्हाट, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस उससे भी कम होता है, इट इज़ लेसर देन द लीस्ट कैपेसिटर, ओके। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो जैसा आपको पता है, आपने देखा था रजिस्टर्स जब पैरेलल में लगते हैं, इसका मतलब क्या है कि इनके जो एंड्स हैं ये बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड होने चाहिए, है ना। ये तीनों एंड, यानी कि ये वाला एंड इस पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और इसका भी एक एंड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका भी एक एंड पॉजिटिव से कनेक्टेड है। सिमिलरली द नेक्स्ट एंड ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, इसका भी नेक्स्ट एंड नेगेटिव टर्मिनल, इसका भी। तो यानी ये तीनों ही रजिस्टर्स किससे कनेक्टेड हुए, बैटरी से इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब इन रजिस्टर्स की जगह पे मैं रिप्लेस कर दूंगा कैपेसिटर्स से, तो मेरा जो कॉम्बिनेशन आएगा वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से मेरा कॉम्बिनेशन आना चाहिए, राइट। तो आपको कैपेसिटर, ये बैटरी लग गई और ये आपके कैपेसिटर्स लग गए, ऑलराइट। सो लेट अस सी नाउ, सो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन। ये मेरा पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये मेरा तीसरा कैपेसिटर। इन तीनों के ये जो दोनों एंड्स हैं इनको किससे कनेक्ट कर देने, इनको कनेक्ट करना है बैटरी के दोनों एंड से। तो बैटरी आपकी ये लगा दी मैंने, बैटरी इज ऑफ V वोल्ट, ओके। सो हियर यू हैव टू सी दैट कि दिस एंड इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द पॉजिटिव,
this end is also connected to the positive, this end is also connected to positive. Similarly, the next end of the capacitor 1 is connected to the negative end of the battery, next end of C2 is also connected, C3 is also connected. So individually they are connected. अब क्योंकि ये सभी कैपेसिटर्स इंडिविजुअली V से कनेक्टेड हो रहे हैं, इसलिए इसका मतलब है कि जो इनका वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ द बैटरी. तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाले कैपेसिटर, थर्ड वाले कैपेसिटर, सेकंड वाले कैपेसिटर और फर्स्ट वाले कैपेसिटर, इन सबका ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा. अब हम करंट की बात करें तो बच्चों करंट कैसे फ्लो होगा, तो करंट अब इसमें कैसे फ्लो होता है, यहाँ से ये करंट जा रहा है, कुछ करंट C3 में चला गया, बचा हुआ करंट ऊपर गया, कुछ करंट C2 में चला गया, बचा हुआ करंट ऊपर गया, और कुछ करंट C1 में गया. तो इसका मतलब ये है कि तीनों ही ब्रांचेज में यहाँ पर करंट अलग फ्लो हो रहा है, यहाँ करंट अलग फ्लो हो रहा है, और यहाँ करंट अलग फ्लो हो रहा है. तो क्योंकि करंट सेम नहीं फ्लो हो रहे हैं तीनों कैपेसिटर्स में, यही कारण है कि इनकी चार्जिंग भी जो होती है डिफर्स विद रिस्पेक्ट टू द ईच अदर. तो इनकी चार्जिंग भी डिफरेंट होगी, जिससे फर्स्ट वाला जो कैपेसिटर है उस पे जो चार्जिंग है लेट अस से Q1 है, सेकंड वाले पे Q2 है, और थर्ड वाले पे जो चार्जिंग होती है दैट इज़ Q3. ये आपको समझना है. क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इनमें जो करंट्स हैं ये भी डिफरेंट फ्लो हो रहे हैं, राइट. ओके, सो सिंस वी नो दैट Q इज़ इक्वल टू व्हाट, Q किसके इक्वल होता है बच्चों, Q इज़ इक्वल टू C इंटू वी. अभी मैंने बताया पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो चार्जिंग किस पर डिपेंड कर रहा है, Q विल बी प्रोपोर्शनल टू C. दैट मीन्स कि जहाँ जहाँ पर कैपेसिटर्स जिसका चार्जिंग ज़्यादा होगा वहाँ पर कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा. सो Q इज़ प्रोपोर्शनल टू C. ये आपको पॉइंट याद रखना है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट. अब हम इसके अंदर कुछ डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो ये याद रखना है कि पोटेंशियल इज सेम. ओके, ये मैंने आपको बता ही दिया. पोटेंशियल इज सेम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, बैटरी. जैसे बैटरी में V है तो यहाँ पर भी V होगा, C3 में भी, C2 में भी V होगा और C1 में भी V होगा. तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये पोटेंशियल इज सेम समझ आ गया. सेकेंड पॉइंट बच्चों क्या है, सेकेंड पॉइंट जैसा मैंने अभी बताया, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू C. वाई इट इज़ सो, बिकॉज V इज़ कॉन्स्टेंट. So the charge distributed is directly proportional to the capacitances. तो इनके कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होगा. अब हमें मैथमेटिक्स इसकी सॉल्व करें तो हम ये देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पर आपने देखा, यहाँ देखिए Q1, Q2 और Q3 डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ये यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 और यहाँ Q3. ये सब अलग अलग चार्जेस जो हैं इन पे डेवलप हुए हैं और इनकी चार्जिंग अलग अलग हुई है, पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. ओके, नाउ इफ Q1, Q2 एंड Q3 इज द टोटल चार्ज ऑन द एंटायर सिस्टम, देन वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में होगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. ऑल राइट, बट Q इज इक्वल टू वॉट, Q इज इक्वल टू CV. और Q1 किसके इक्वल होगा, C1V, क्योंकि V तो कांस्टेंट है. Q2 किसके इक्वल होगा, C2V. Q3 किसके इक्वल होगा, C3V. तो हम ये देखते हैं, ये V और V को अगर मैं कैंसिल कर दूँ दोनों तरफ तो मेरे पास में C किसके इक्वल आता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल आता है. ऑल राइट, इस तरीके से होगा. तो अब हम इसको एक बार देख लेते हैं. ओके, सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. दैट मीन्स आपके पास में जो रिजल्ट आता है वो किस तरीके से आता है, इनकी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए. CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V. V इज गेटिंग कैंसल्ड. सो व्हाट रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट बोलिए या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलिए, एक ही बात है ना, वो दोनों का मतलब सेम होता है. सो द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है C1 प्लस C2 प्लस C3 है. तो अब जैसे लास्ट एग्जांपल मैंने लिया था, सपोज करो कि C1 है वो 1 के इक्वल है, C2 जो है वो 2 के इक्वल है और C3 जो है 3 के इक्वल है. तो C किसके इक्वल होगा,
C इक्वल होगा 1 + 2 + 3, सो 3 + 2 4, 3 + 2 5 + 1 is 6, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये 6 के इक्वल हो गया, बट दिस 6 इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट कैपेसिटर्स कनेक्टेड। जैसे वहाँ हमने जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस पढ़ा था दैट वाज लेस देन द लीस्ट कैपेसिटेंस कनेक्टेड। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इट इज़ ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट कैपेसिटर कनेक्टेड। तो एग्ज़ाम में बच्चों अगर सीरीज़ और पैरेलल वाले जब क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं और आपने सॉल्व किया और इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं और वो इनसे कम आ जाए, 1 2 और 3 से कम आ जाए, तो आप समझ लीजिए आपने कहीं मिस्टेक कर दी है। सिमिलरली पैरेलल वाले केस में अगर ज़्यादा आ जाए तो भी आप समझ लीजिए कि आपने कहीं मिस्टेक कर दी है। समझ आया आपको? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। So this is what will be the case when there are n number of capacitances connected. So it will go up to what? It will go up to n. So इनको ऐड करो तो उसको मैं समीशन से रिफ्लेक्ट करता हूँ. So finally C is equal to summation Ci. Alright. So the effective capacitance is the sum of the individual capacitances. जितने individual capacitances हैं उनको आप add up कर दीजिए. तो यही कारण है that the effective capacitance is of the combination is larger than the largest, it is larger than the largest. तो सबसे लार्जेस्ट क्या था, 3 था, तो उससे भी ज़्यादा इनका इफेक्टिव 1 2 और 3 का कॉम्बिनेशन क्या, तो 6 आया था ना, 6 इज लार्जर देन दिस। ओके, सो आगे हम देखते हैं द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में एनर्जी किस तरीके से स्टोर होती है वो हम पढ़ लेते हैं। So बच्चों let us consider we have a parallel plate capacitor as shown here and it is connected with a battery, okay, with the power supply, and the process of charging of a capacitor is equivalent to the transferring charges from one plate to other of the capacitor। तो जो चार्जिंग होती है बच्चों इट इज़ इक्वल, इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि इट इज़ लाइक ट्रांसफरिंग ऑफ द चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर। तो बच्चों क्या होता है जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, करंट तो इस तरफ से फ्लो हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो वो सबसे पहले इस टर्मिनल को क्या बना देंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होने लगेंगे। तो क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो बाय इंडक्शन देयर विल बी सम पॉजिटिव चार्जेस डेवलप्ड ऑन दिस टर्मिनल। ये बात आपको समझ आई? तो इस तरीके से चार्जिंग धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो मैं बोलूँ जैसे ही आपने बैटरी से कनेक्ट किया कैपेसिटर को तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, और एज सुन एज चार्जिंग स्टार्ट हो रही है इसका मतलब क्या है, देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू प्लेट्स। यानी इस प्लेट पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे ज़्यादा होने लगते हैं। तो कहाँ से कहाँ पर आप लोगों को मालूम पड़ गया, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है क्योंकि चार्जेस का डिफरेंस हुआ। ये बात क्लियर है? अब क्योंकि देयर इज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस तो जो चार्जेस जो डेवलप हो रहे हैं उनको इस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि सम वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट दिस पोटेंशियल डिफरेंस, and this work done against this potential difference will get stored in the form of energy in capacitor। ये बात आपको समझ आई? तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द मोमेंट, आप यहाँ पढ़ लीजिए, द मोमेंट चार्जिंग स्टार्ट्स, सो देयर इज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। इन प्लेट्स के बीच में क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो इफ़ वी हैव टू ट्रांसफर द चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू अदर then the potential some work has to be done against this potential difference। इनके अक्रॉस जो potential difference हुआ उनके अगेंस्ट मुझे कुछ काम करना पड़ता है, and that work is getting stored in the form of potential energy in the capacitor। Okay, so let us consider that there is a small amount of charge dq and it has to be transferred against the potential difference V। ये जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अगेंस्ट मुझे छोटा सा चार्ज ट्रांसफ़र करना है एंड दैट इज़ इक्वल टू डी क्यू। सो व्हाट विल बी द वर्क डन, वी नो दैट V इज़ इक्वल टू व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो अगर मैं ये बोलूँ कि
let us say that the small amount of work done, so it will be equal to what? It will be equal to V is equal to W अपॉन Q. तो इसको हम क्या करेंगे, वर्क डन अपॉन दैट शुड बी इक्वल टू V. तो इसीलिए ये जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ से इसको इधर भेज दूँ. सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू. ये बात आपको समझ आई? ओके, सो here you can see dW is equal to VdQ, and since this work done is getting stored in the form of electrostatic potential energy and we represent potential energy by U, so we can say that this dW is actually equal to du. इसको हम energy stored के form में लिख सकते हैं. Alright, now putting the value of V, we know that V is equal to what, Q upon C. Q is equal to CV, so V is equal to Q upon C. तो अब अगर मुझे बच्चों टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है या टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूँ. ओके, सो व्हेन आई एम इंटीग्रेटिंग इट, लेट अस से इनिशियली द एनर्जी वाज 0 एंड फाइनली द एनर्जी इज रेज्ड टू U, and similarly initially the charge developed was 0 and finally the charge is equal to Q. सो इस तरीके से मैंने इंटीग्रेट किया. तो ये जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो डी यू का इंटीग्रेशन होता है यू. ओके, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से u तक. ओके, 0 से u तक बढ़ रही है. और इसी तरीके से यहाँ पर जब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/c तो कांस्टेंट है, तो c को मैंने बाहर ले लिया, और q का इंटीग्रेशन क्या होगा, q² अपॉन 2. ओके, एंड इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से लेके q तक. तो फाइनली जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो इट विल बिकम u माइनस 0. ये क्या हो जाएगा, u माइनस 0, दैट इज़ अगेन u. और इसी तरीके से यहाँ पर जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा इस q के अंदर, दैट इज़ ऑल्सो q माइनस 0. तो फाइनली मेरे पास में क्या आना चाहिए, मेरे पास में आ जाता है हाफ q² अपॉन c. दिस इज़ माई पोटेंशियल एनर्जी. सो नाउ वी विल बी एबल टू सी इट हियर. सो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल वर्क डन कितना होगा, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दीजिए. इंटीग्रेशन किया तो आपके पास में फाइनली क्या आ गया, हाफ q² अपॉन c. तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर. ओके, तो इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो आप. अगर आपको मान लीजिए कि C और V के फॉर्म में लिखना है तो आप इसको Q को रिप्लेस कर दीजिए CV से. सो रिप्लेस Q बाई CV, सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ CV². इस Q को आप CV से रिप्लेस कर दीजिए. ओके, तो दैट विल बी इक्वल टू C² V², क्योंकि यहाँ पर Q² है. अब डिनोमिनेटर में एक C आपको दिख रहा है, तो ये C से ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में फाइनली क्या आ जाएगा, हाफ CV². ओके, तो बहुत आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया. इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए Q और V में रखना है तो C को आप रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा हाफ QV. तो ये एक फॉर्म आपको याद रखनी है, कोई भी एक फार्मूला आप याद रखें, ये याद रखें, ये याद रखें, या फिर ये याद रखें, तो इससे बाकी दोनों फार्मूले आपके पास में इजीली आप निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी डेंसिटी. अच्छा बच्चों, एनर्जी डेंसिटी नाम से पता चलता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये मेरे दिमाग में एक बेसिकली ये आ गया कि एनर्जी डेंसिटी मुझे कैपेसिटेंस की फाइंड आउट, कैपेसिटर की फाइंड आउट करनी है. तो मैं क्या करूँगा, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है वो उसको डिवाइड कर दूँगा उसके वॉल्यूम से. राइट, तो ये इसका थंब रूल हुआ. अब हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं. तो U इज इक्वल टू हाफ CV². अभी हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, इट इज़ इक्वल टू हाफ CV². बट यू नो दैट C किसके इक्वल होता है पैरेलल प्लेट में. तो पिछले मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. ये अभी हमने वहाँ पर कैलकुलेट किया था. A एरिया पे डिपेंड करता है, D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एंड एप्सिलॉन नॉट इज़ द मीडियम. ओके,
सो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, एंड V को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखता हूँ तो V इज इक्वल टू व्हाट, E इंटू डी. सो V इज इक्वल टू E इंटू डी. ये भी हमने पहले सॉल्व किया है. तो अब बच्चों ये जो वैल्यू है C की और V की, ये वैल्यू को मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मेरे पास में आंसर क्या आ जाता है, मेरे पास में आंसर आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डी इंटू ई स्क्वायर. ठीक है. अब आप ये देखिए A इंटू डी का मतलब क्या है, A इंटू डी होता है वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्टेंस. एरिया को जब आप दोनों के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे कैपेसिटर्स के तो वॉल्यूम निकल जाएगा. तो वॉल्यूम को मैं इस तरफ ले आऊँ तो U अपॉन V किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपको बात समझ आ रही है. ये AD किसके इक्वल है, ये है वॉल्यूम के इक्वल. तो मैं इसको अगर लेफ्ट साइड में लेके जाऊँ तो मेरे पास आता है U अपॉन वॉल्यूम, दैट इज़ योर एनर्जी डेंसिटी. सो इट इज़ इक्वल टू व्हाट, इट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. ओके, तो ये आपकी एनर्जी डेंसिटी आ गई कैपेसिटर्स की. ओके, सो हियर यू कैन सी U upon AD is equal to half epsilon naught E square. So this is the U upon AD को मैंने एनर्जी डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया, U बार से. सो वेन एवर यू विल सी दिस सिंबल एज U बार, इसका मतलब ये है कि मैं एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूँ. तो इसका मतलब एनर्जी को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूँ. अब एनर्जी की यूनिट बच्चों होती है जूल. वॉल्यूम अगर मीटर में हमने स्टैंडर्ड लिया तो वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब. तो एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी की यूनिट होगी जूल पर क्यूबिक मीटर्स. ओके, सो द SI यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज जूल पर cubic meter. All right, so energy density is generalized as the energy per unit volume of the field. तो बहुत आसान सी इसकी डेफिनेशन है. नेक्स्ट इज योर एनर्जी स्टोर्ड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर. सीरीज कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी होगी, तो आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कैसे वेरी करते हैं, इन्वर्सली वेरी करते हैं. तो आप लोगों को पता है इट इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. ऑल राइट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी. तो यहाँ ये C जो है आपको पता चल गया. और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो है C की जो नेट कैपेसिटेंस आ रहा है आपका, उसके अंदर आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो देखते हैं. तो आपको पता है इट इज़ इक्वल टू व्हाट, इट इज़ U कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ Q स्क्वायर अपॉन C. Q आपको पता है कांस्टेंट होता है, Q इज़ कांस्टेंट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट. सो C की जगह पे आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो आपके पास में आ जाता है Q स्क्वायर 1/C1. ये Q कांस्टेंट था तो इसको मैंने बाहर लिख दिया. 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn. तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ. इट इज़ एक्चुअली इट इज़ व्हाट, इट इज़ Q स्क्वायर अपॉन C1 Q स्क्वायर अपॉन C2. तो ये हो गया फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड, ये हो गया सेकेंड कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड. तो U कैन बी रिटन एज U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4. ऑलराइट, तो ये आपका ऐड हो गया. इसका मतलब ये है कि द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज विल गेट एडेड अप if we have to find out the total energy of the series combination of capacitors. तो जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स हैं उनकी जो एनर्जीज हैं उनको आप ऐड कर दीजिए तो आपको टोटल एनर्जी आ जाएगी ऑफ द एंटायर सिस्टम. समझ आया आपको. सो ये आपको याद रखना है. सो द टोटल एनर्जी इज एक्चुअली व्हाट, इट इज़ द सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स. तो ये तो हो गई बात सीरीज कॉम्बिनेशन की. लेट अस नाउ सी द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का आपको पता है वहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो कैसे एडअप होता है. द नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसा होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरीके से चल रहा होता है ना, प्लस अप टू Cn. सो वी नो दैट U इज़ इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. और आपको ये पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट होता है.
ओके, सो वी को कांस्टेंट रखा, अंदर कैपेसिटेंस को ऐड कर दिया, तो ये जो सी है इसकी जगह पे वैल्यू ये लिख दी क्योंकि वी तो कांस्टेंट है। अब मैं अगर इनको एक साथ में लूँ, वी को मल्टीप्लाई कर दूँ इनके इंडिविजुअल्स के साथ में, तो अगेन मुझे वही रिजल्ट आ जाता है कि u इज़ इक्वल टू वॉट, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 अप टू n। तो यहाँ पर भी मैंने ये देखा कि चाहे सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, उनकी जो एनर्जीज़ होती हैं वो ऐड अप हो जाती है, वहाँ पर हम जो है कुछ भी फ़र्क नहीं आता, उनको आप डायरेक्टली क्या कर लो, ऐड कर लो। तो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की जो एनर्जी होती है वो ऐड अप हो जाती है। Okay, so the total energy in this case also, as you can see, of the system is sum of the energy stored in the individual capacitors. अब कुछ important point देखिए बच्चों, जब आप कनेक्ट करते हो इन केस ऑफ पैरेलल तो कुछ एनर्जी लॉस होता है, उसको हम लोग समझते हैं। सो तो नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द लॉस ऑफ एनर्जी on sharing of the charges between the capacitors which are connected in parallel. So let us assume that we are having two capacitors, generalize कर देंगे इसको बाद में हम। तो let us assume that we are having two capacitors of capacitances C1 C2 and charges Q1 and Q2 and potential as V1 and V2। ओके, तो उस केस में हम लोग ये देखते हैं कि जो टोटल चार्ज होता है, क्योंकि चार्ज इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी, सो हम ये बोलेंगे द टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग शुड एक्चुअली बी इक्वल टू टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। ऑलराइट, जितना टोटल चार्ज शेयरिंग से पहले था दैट शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज कंजर्वेशन। आपको पता ही है कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, सो इन दैट केस टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। नाउ Q is equal to what? Q is equal to C into V। ओके, Q is equal to, ये याद रखना आप बच्चों, Q is equal to C into V। अब मैं पैरेलल की बात कर रहा हूँ, तो ये जो पैरेलल में आफ्टर द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस C will be equal to what? This C is equal to C1 plus C2, क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये जो आपका दिख रहा है ना टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग का मतलब आफ्टर द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो C की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, C1 प्लस C2। सो दिस Q इज इक्वल टू व्हाट, दिस Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड शोज यू बिफोर शेयरिंग। बिफोर शेयरिंग का मतलब मैंने उन कैपेसिटर्स को अभी कनेक्ट नहीं किया है पैरेलल में, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल आप चार्जेस ले लीजिए। तो Q1 के ऊपर है C1 V1 एंड Q2 के ऊपर है C2 V2, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में V आ जाएगा। V को आप यहीं रखिए, C1 C2 को आप राइट साइड में भेज दीजिए, आपके पास में ये आ जाता है। तो V इज इक्वल टू वॉट, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सो द टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग कितनी थी, बिफोर शेयरिंग इतनी थी क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी तक जो चार्जेस हैं उनको, जो कैपेसिटर्स हैं उनको कनेक्ट नहीं किया है। तो आपको पता है हाफ CV² आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जी होती है। सो बिफोर शेयरिंग इट विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ वन सेकेंड, it will be equal to the energy of the first capacitor plus the energy of the second capacitor। पहले कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू C1 V1 स्क्वायर। सेकेंड वाले कैपेसिटर की कितनी होगी, हाफ इंटू C2 V2 स्क्वायर। ओके, V2 स्क्वायर, इनको आप ऐड अप कर दीजिए तो ये आपकी आ गई द एनर्जी बिफोर शेयरिंग, राइट, द एनर्जी बिफोर शेयरिंग। ओके, अब आफ्टर शेयरिंग की जब हम बात करेंगे तो आफ्टर शेयरिंग में बच्चों ये जो V1 है ये अब V1 नहीं रहेगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो लेट अस से इट इज़ इक्वल टू V। तो उस केस में आफ्टर शेयरिंग आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ C इंटू V स्क्वायर, बट C इज इक्वल टू व्हाट, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, राइट। और V स्क्वायर की जगह V1 और V2 की जगह पे तो क्या लिख दोगे आप, V। तो ये आ गया आपका आफ्टर शेयरिंग। अब मैं इस UF को में से UI को माइनस कर दूँ तो मुझे लॉस मालूम पड़ जाएगा, कितना लॉस हुआ।
तो इसको इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. सो वंस अगेन आई विल राइट, आफ्टर शेयरिंग इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर. इन दोनों का डिफरेंस, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों का फाइनल कितनी है और इनिशियल कितनी थी. अगर कुछ चेंज आ गया तो इसका मतलब कुछ लॉस हुआ है. ठीक है. सो यू एफ माइनस यू आई को आप फाइंड आउट कर लीजिए. तो आपके पास में क्या आ जाता है, सो इनिशियल माइनस फाइनल. जब आप इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो आपके पास में आप देख रहे हो दिस फिगर. अगर आप इसको आप देखें, अगर इसको आप ऑब्जर्व करें तो ये है डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है C1 प्लस C2 और न्यूमरेटर में जो टर्म आ रही है दैट इज़ ऑफ होल स्क्वायर V1 माइनस V2 होल स्क्वायर. सो V1 माइनस V2 होल स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चों, ये एक पॉजिटिव टर्म है ना. स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिनोमिनेटर वाली टर्म अगेन पॉजिटिव. तो एंटायर टर्म जो है वो पॉजिटिव है. जब ये एंटायर टर्म पॉजिटिव है तो मैं यूँ बोल सकता हूँ कि यू आई माइनस यू एफ इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दैट यू आई इज़ ग्रेटर देन यू एफ. यू आई इज़ ग्रेटर देन यू एफ. तो इसीलिए जो आपकी इनिशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी से ज़्यादा है. जब भी ऐसा होता है इसका मतलब ये है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देयर इज़ ए लॉस. तो यही हम कहते हैं. वो लॉस किसके इक्वल होगा, वो लॉस यहाँ आपने बता दिया, दिस इज़ द लॉस. सो यू आई माइनस यू एफ का जो डिफरेंस है दैट इज़ द लॉस. दिस इज़ द लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. फाइन. तो अब आप देख लीजिए. सो देयरफॉर देयर इज सम काइंड ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन द टू चार्जेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो ठीक है बच्चों, यहाँ तक आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे. सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे.